हेलो प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है होम गार्ड का प्रैक्टिस सेट, जिसमें 100 क्वेश्चंस आपके 100 मार्क्स से होंगे। समय 2 घंटा रहेगा, जिसमें से मैं 50 क्वेश्चंस इस पार्ट में करवाऊंगा और 50 क्वेश्चंस नेक्स्ट पार्ट में कराऊंगा। जो मैंने आप लोगों से वादा किया था कि मैं पर डे इवन और ऑड का प्रैक्टिस सेट लेके आ रहा हूँ, तो ये इस प्रैक्टिस सेट को मैं लेके आ रहा हूँ। आप लोग पूरे वीडियो को ध्यान से जरूर देखें। और ये सारे क्वेश्चंस जो भी होंगे वो जीके यानी कि सामान्य ज्ञान, जीएस यानी कि सामान्य यानी कि जिसको कह सकते हैं कि जनरल साइंस, इतिहास भारत का हो गया, भारत का संविधान, अर्थव्यवस्था, संस्कृति, भारत से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं, चाहे वो त्यौहार होगा, चाहे वो पुरस्कार होगा, चाहे वो आंतरिक सुरक्षा, आतंकवाद हो या कुछ भी हो, उन सारी चीज़ों की यहाँ पे आपको वीडियो में सारे क्वेश्चंस मिलेंगे। तो ये क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट्स हैं, आप इनको ध्यान में रखते हुए अच्छे से पढ़ाई कीजिए, जिससे आपका पूरा का पूरा सिलेबस कवर हो सके। प्रैक्टिस सेट के माध्यम से ही मैं आप लोग तक पहुंच पा रहा हूं, क्योंकि समय ज़्यादा नहीं बचा है और अपनी ऊर्जा और अपनी एनर्जी को पूरी तरह से लगा करके जो भी चीज़ें हमको करना है। तो पहला क्वेश्चन लेके आया हूँ मैं आप लोग के लिए कि मोहनजोदड़ो में पाया गया विशाल स्नानागार, जिसको द ग्रेट बाथ बोलते हैं, एक विशाल था मतलब क्या था? वृत्ताकार था, बेलनाकार था, या वृत्ताकार टैंक या बेलनाकार टैंक, त्रिभुजाकार टैंक या आयताकार टैंक। आपको ये बताना इसमें से कौन सा होगा। तो अगर जो हम आपकी बात कर लें इसमें से, तो ये आपको बहुत ही बेहद खूबसूरत क्वेश्चन है। मोहनजोदड़ो एक सभ्यता है, ठीक है, बता दें मोहनजोदड़ो एक सभ्यता है और इस सभ्यता में ये सभ्यता पाई गई थी सिंधु घाटी में, और सिंधु घाटी एक बहुत बड़ा स्थल है, ठीक है। तो ये जो वहाँ की बात करा कि मोहनजोदड़ो में जो विशाल स्नानागार, जिसे द ग्रेट बाथ टब कहते हैं, वो कैसा था, उसका आकार कैसा था, ये पूछा है। तो ये आकार आयताकार था उस समय, क्योंकि पत्थरों से बनाए जाते थे। कि बाथ टब आज से नहीं, बहुत सदियों से चले आ रहे हैं, ठीक है। तो ये जो बाथटब का आकार था वो आयताकार टैंक का था। और इसके साथ साथ में एक चीज़ और हम आपको बता दें, इसकी खोज करने वाले, इस बाथटब की खोज करने वाले जो हैं, उनका नाम क्या है? उनका नाम राखाल दास बनर्जी है। क्या नाम है? राखाल दास बनर्जी, ठीक है, राखाल दास बनर्जी। कब इन्होंने किया था ये भी बता दो, कब खोज किया था? तो 1922 में किए थे। राखाल दास बनर्जी जी ने 1922 में इन्होंने एक विशाल स्नानागार टब का खोज किया था। कहाँ किया था? मोहनजोदड़ो में किया था। मोहनजोदड़ो क्या है? तो मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है, ठीक है। तो ये पहला क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया। सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। भगवान महावीर का मूल नाम क्या है? भगवान महावीर का मूल नाम क्या है? तो हम आपको बता दें, इनका मूल नाम देखा जाए तो वर्धमान है। इनका मूल नाम यानी कि इनका जो पहले नाम था वो वर्धमान था। जैसे आप लोग कहते हैं ना गौतम बुद्ध भगवान का सबसे पहले नाम क्या था? सिद्धार्थ था, लेकिन अब उनको गौतम बुद्ध के नाम से लोग जानते हैं। तो इसी प्रकार भगवान महावीर का जो मूल नाम था यानी कि जो उनका पहले का नाम था वो वर्धमान था। वर्धमान से बाद में क्या बने? भगवान। बाद में इन्होंने ये क्या बन गए? यानी कि ये बन गए वर्धमान, ठीक है। इनका नाम हो गया वर्धमान। समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लें। और एक चीज और हम आपको बता देते हैं कि जो वर्धमान है, वर्धमान जो भगवान महावीर हैं, इनका जन्म जानते हो कब हुआ था? 540 ईसा पूर्व हुआ था, ठीक है, 540 ईसा पूर्व, ठीक। और इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की। क्या कह रहा? क्वेश्चन नंबर थर्ड में आपसे बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा कि डैश डैश करके मध्य प्रदेश में भगवान बुद्ध के सम्मान में सम्राट अशोक द्वारा बनवाया गया बौद्ध स्मारक है। यानी जो मध्य प्रदेश है, जो हमारा एमपी है, भारत का एक राज्य है ना एमपी, उत्तर मध्य प्रदेश राज्य है, कह रहा वहाँ पे जो भगवान बुद्ध की मूर्ति मिली है या जो वहाँ पे बनवाया गया स्मारक बनवाया गया है, वो सम्राट अशोक द्वारा बनवाया गया है। लेकिन उस स्मारक का नाम क्या है ये आपको बताना मध्य प्रदेश में, ठीक है। उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है सांची स्तूप। सांची स्तूप नाम है उस स्मारक का। नाम क्या है?
सांची स्तूप नाम है, इस बात को याद रखिएगा। और ये कहाँ पाया जाता है, सांची स्तूप कहाँ है, मध्य प्रदेश में, इस बात को भी आप दिमाग में रखेंगे। सांची स्तूप यानी कि भगवान बुद्ध के सम्मान में सम्राट अशोक द्वारा बनवाया गया जो बौद्ध स्मारक है, जिसको हम लोग सांची स्तूप कहते हैं, वो किस राज्य में स्थित है, तो मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। इस प्रकार के भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, होयसल डैश डैश करके दिया है, होयसल साम्राज्य की राजधानी थी। होयसल जो साम्राज्य है वो किसकी राजधानी थी, उसके बारे में देखना है। तो मैं आपको बता दूं कि जो होयसल था वो होयसल जो था वो, पहले एक चीज बता दूं, ये होयसल यादों के वंशज थे। होयसल क्या थे, यादव, जो आज के समय के यादव ने उनके वंशज थे। और ये आपको ये भी बता दें कि ये द्वार समुद्र, होयसल साम्राज्य की राजधानी द्वार समुद्र है, ठीक है, द्वार समुद्र है। और एक चीज और इसके साथ साथ में हम आपको बता देते हैं कि ये कर्नाटक के एक छोटे से भाग का शासन करते थे। ये जो थे होयसल सम्राट की राजधानी जो बताया जा रहा, तो होयसल जो थे ये कर्नाटक में एक छोटे से भाग पर शासन करते थे, ठीक है। और यहीं पर ही विष्णुवर्धन ने होयसल वंश की स्थापना कर दी थी, और यहीं पर इनकी राजधानी द्वार समुद्र बना दी गई थी, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 की। निम्नलिखित में से किसने रघुवंशम संकलित किया है। रघुवंशम किसने संकलित किया है, ये बहुत ही प्रसिद्ध और कह सकते हैं बहुत ही पॉपुलर कृति है। इसको इसको करने वाले कौन है, इसको करने वाले कालिदास हैं। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। इसको जो है रघुवंशम के संकलित करने वाले जो है उनका नाम क्या है, कालिदास है। कालिदास है, इनका बहुत ही मतलब ये प्रचलित कृति है, इस बात को आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। रघुवंशम कालिदास, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6, अरे भाई पेज रुक जा यार, हाँ क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा खजुराहो के मंदिरों का निर्माण किस राजवंश के शासनकाल में हुआ था। खजुराहो जो थे, खजुराहो के मंदिरों का जो निर्माण हुआ था वो किस राजवंश के शासनकाल में हुआ था। तो जरा आप बताएंगे कौन से राजवंश थे, तो ये चंदेल राजवंश थे। चंदेल राजवंश के समय में ही खजुराहो मंदिरों का निर्माण हुआ था। वो भी कब हुआ था, 10वीं और 12वीं शताब्दी के मध्य हुआ था, ठीक है, 10वीं और 12वीं शताब्दी के मध्य हुआ था। इस बात को आप ध्यान में रखते हुए याद रखेंगे, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और हम आपको बता दें कि खजुराहो जो राजवंश है, खजुराहो राजवंश जो है ये मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित है। कहाँ पे स्थित है भाई, मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित है, इस बात को भी आप याद रखिएगा। खजुराहो मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित है। और इसकी स्थापना, खजुराहो मंदिरों का जो निर्माण किए थे कौन से राजवंश के शासनकाल में, तो चंदेल राजवंश के शासनकाल में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लें, डैश डैश करके लोधी वंश का संस्थापक था। आपको बताना है कि लोधी वंश के संस्थापक इसमें से कौन थे। बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, इतिहास से है। बहलोल लोधी, बहलोल लोधी, यानी कि बहलोल लोधी वंश की स्थापना, जो लोधी वंश की स्थापना की थी उन्होंने बहलोल लोधी ने किया था। और हम आपको ये भी बता देते हैं कि ये कब किए थे, तो ये 1451 से 1526, 1451 से 1526 में, ठीक है, 1451 से 1526 में किए थे। और एक चीज और हम आपको बता देते हैं इसी के साथ साथ में कि पानीपत का प्रथम युद्ध भी 1526 में हुआ था। जो पानीपत का युद्ध हुआ था कब हुआ था, 1526 में हुआ था। और इसके साथ साथ में और भी हम आपको बता देते हैं कि ये जो लोधी वंश के अंतिम शासक थे, ठीक है, अंतिम शासक वो इब्राहिम लोधी थे। और इनको बाबर ने हराकर क्या किया था, दिल्ली का सल्तनत का पतन हो गया था। यानी कि जब बाबर ने इन्हें हराया था तो दिल्ली का जो सल्तनत था वो उसका पतन हो गया था। उस समय किसका, इब्राहिम लोधी की हार के साथ साथ दिल्ली के सल्तनत का भी पतन हो चुका था, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 की बात कर लेते हैं, क्या कह रहा, अरे यार पेज भाई थोड़ा सुरक्षित रहो। क्वेश्चन नंबर 8 थोड़ा कानूनी तौर तरीके में रहो, बहुत कूद रहे हो भाई, कूदो मत ठीक है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 की बात कर लेते हैं।
क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा पानीपत की दूसरी लड़ाई में बैरम खान ने डैश डैश को हराया था। किसको हराया था भाई, आपको ये बताना है। तो ये हराया था हेमू को। किसको हराया था, हेमू को। ठीक है, हेमू कौन थे भाई, ये भी बता दे। उत्तर भारत के एक हिंदू सेनापति थे। ठीक है, हम आपको बता देते हैं कि उत्तर भारत के एक हिंदू सेनापति थे जिनका नाम हेमचंद्र विक्रमादित्य था। उनको शॉर्ट में लोग हेमू के नाम से जानते थे। ठीक है, तो ये हेमू को हराया था किसने, बैरम खान ने पानीपत की दूसरी लड़ाई में हेमू को हरा दिया था। ठीक है, हेमू का पूरा नाम क्या है, हेमू का पूरा नाम है हेमचंद्र विक्रमादित्य। ठीक है, इस बात को आप याद रखेंगे। और पानीपत की दूसरी लड़ाई जो हुई थी वो 5 नवंबर 1556 में हुआ था। ये बात याद रखिएगा, 5 नवंबर 1526 ईस्वी में। ठीक है, आज भाई पेन भी सही क्या होता है। चलो ठीक है, 5 नवंबर 1526 में हुआ था। ठीक, क्वेश्चन नंबर 9 की बात कर लेते हैं। क्या कह रहा कि हैदराबाद के चार मीनार का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था। हैदराबाद का जो चार मीनार का निर्माण हुआ था वो किसके द्वारा कराया गया है, आपको ये बताना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 में तो आप देख लीजिए, इसमें है आसफ जाह, मोहम्मद कुली, कुतुब शाह, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक, तो यहाँ पे बी वाला ऑप्शन इज द राइट आंसर। मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने करवाया था। कब करवाया था भाई, तो 1591 में करवाया था। कब करवाया था, 1591 सॉरी 1591 में करवाया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 में बोल रहा है कि मुगल कालीन प्रसिद्ध गायक तानसेन किस भारतीय संगीत शैली से संबंध रखते हैं। जो मुगल कालीन के मुगल काल के जो प्रसिद्ध गायक थे जिनका नाम तानसेन था, तानसेन के बारे में आप लोग सुनेंगे। तानसेन एक प्रसिद्ध गायक थे। ठीक है, ये बहुत अच्छी गीत गाते थे और उन्हें पूछा गया कि किस भारतीय संगीत शैली के संबंध रखते हैं, आपको ये बताना है। तो ये है ध्रुपद। क्या नाम है, ध्रुपद। अब हम थोड़ा सा तानसेन के बारे में बात कर लेते हैं जो कि बहुत बेहद ज़रूरी है तानसेन के बारे में, क्योंकि मान लीजिए क्वेश्चन पूछ ले तो क्या होगा। तो हम आपको बता दें कि ये जो तानसेन जी हैं, तानसेन मध्य प्रदेश से हैं। ये भी आपको बता दें, तानसेन कहाँ से, मध्य प्रदेश से। इनका जन्म मध्य प्रदेश के ग्वालियर में हुआ था। कहाँ हुआ था, ग्वालियर में हुआ था, यानी कि मध्य प्रदेश का एक जिला है वो है ग्वालियर। ग्वालियर में तानसेन जी का जन्म हुआ था और इनका मूल नाम जो था, यानी कि पहले का जो नाम था रामतनु था। तानसेन का पूरा पहले का जो नाम था शुरू में वो रामतनु था। यानी आप एक चीज़ देख लीजिए, इतिहास पूरा उठा के देख लीजिए, आप लोग को एक चीज़ कॉमन मिलने वाला है कि जिनका जो रियल नाम होता है उस रियल नाम से ना चल करके एक अलग नाम देने से लोग देख रहे हो कि कितने प्रसिद्ध हो रहे हैं। ठीक है, तो मतलब ऐसा कहा गया है, मतलब ऐसे इतिहास में अधिकतर लोगों का ये नाम मिलता रहता है। आप ध्यान से देखेंगे तो इतिहास पढ़िए एक बार, मजा आएगा फिर। ठीक है, तो इनका नाम क्या था, रामतनु था। और ये भी आपको बता दें, ये जो थे आप तानसेन जी जो थे, ये भारत के प्रसिद्ध और महान संगीतकार थे। भारत के प्रसिद्ध और महान संगीतकार थे। यहाँ पे उसे तो दे ही दिया कि प्रसिद्ध गायक यानी कि संगीतकार। ठीक है, ये बताया जा रहा है। और इनका जो शैली था, संगीत शैली थी, वो ध्रुपद की थी। ठीक, ध्रुपद की इनकी शैली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कह रहा है, कह रहा कि अस्थाई बंदोबस्त लागू होने के समय वर्धमान का राजा कौन था। जब अस्थाई बंदोबस्त लागू होने की इसका समय आया तो उस समय वर्धमान का राजा कौन था, आपको ये बताना है। ठीक है, तो इस समय कौन था, तो हमको आपको बता दें इसका तेज चंद्र। ठीक है, तेज चंद्र थे अस्थाई बंदोबस्त के उस समय जो राजा थे वो कौन थे, तेज चंद राय। उनका नाम पूरा नाम तेज चंद राय है, लेकिन तेज चंद के नाम से आप जान सकते हैं। ठीक है, उस समय यही थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कह रहा, 12 में कह रहा भारतीय स्वतंत्रता के दौरान समाचार पत्र यंग इंडिया को किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था। जो समाचार पत्र आया था भारतीय स्वतंत्रता के दौरान, जब भारत स्वतंत्र हुआ था तो उस समय एक आया था यंग इंडिया एक समाचार पत्र आया था। उस समय आपसे पूछ रहा कि किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था यंग इंडिया जो समाचार पत्र था वो किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था, आपको ये बताना है। तो महात्मा गांधी के द्वारा। किसके द्वारा, महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। और एक अन्य समाचार पत्र और भी था।
ठीक है। अन्य समाचार पत्र और भी थे, वो समाचार पत्र थे नवजीवन और हरिजन, दो समाचार पत्र और भी थे, नवजीवन और हरिजन थे। ये भी महात्मा गांधी ने ही क्या किया था, प्रकाशित करवाया था। तो इस बात को आप याद रखिएगा, क्योंकि इसमें से कोई भी क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछ सकता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की, ठीक। क्वेश्चन नंबर 13, चल भैया आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 13, गुड। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कह रहा, ध्यान से देखते हैं। कह रहा निम्न में से किसने जाति व्यवस्था के अन्याय को निंदा की और सत्य शोधक समाज यानी सत्य की खोज करने वालों का समाज की स्थापना की। सत्य की खोज करने वाले समाज की स्थापना किसने किया था भाई, ये आपको बताना है। यानी किसने जाति व्यवस्था के अन्याय की निंदा की थी। जब जाति व्यवस्था बनी, जब जाति व्यवस्था बनी तो उस समय उसकी निंदा किसने किया था, और साथ साथ में सत्य की खोज करने वालों का समाज की स्थापना भी किसने किया था, ये आपको बताना है, ठीक है। तो हम आपको बता दें, यहाँ पे जो है वो ज्योतिराव गोविंदराव फुले हैं। कौन है, ज्योतिराव गोविंदराव फुले हैं। ये आपको बता दें कि ये जो स्थापना हुआ था ये 24 सितंबर 1873 में हुआ था। कब हुआ था, 24 सितंबर 1873 1873 में हुआ था, इन्होंने किया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा, क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी, आपको ये बताना है। जो भारतीय नेशनल जो आपका ना इंडियन नेशनल कांग्रेस जो आपका एक बना है, इंडियन नेशनल कांग्रेस INC करके जो शॉर्ट में बोलते हैं उसको, इंडियन नेशनल कांग्रेस, इसकी जो सबसे पहली का भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी, आपको ये बताना है। इसमें से सरोजनी नायडू थी। कौन थी, सरोजनी नायडू। मतलब पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में पहली बार जो अध्यक्ष कोई महिला में बना था तो कौन थी, सरोजनी नायडू। बाकी तो और पहले के थे ही लोग, लेकिन सरोजनी नायडू पहली महिला थी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें, अरुणा आसफ अली को कहाँ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का ध्वज फहराने के लिए याद किया जाता है। जो अरुणा आसफ अली हैं उन्होंने कांग्रेस का ध्वज फहराने के लिए यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का ध्वज फहराने के लिए याद किया जाता है कहाँ के, किस जगह के, ठीक है। तो आपको इसका आंसर देना है। तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान, डी वाला ऑप्शन सही है, यानी भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इन्होंने पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का ध्वज फहराया था, ठीक है। तो इसीलिए जब भी इनका नाम आता है अरुणा आसफ अली तो हम लोग याद करते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का ध्वज फहराने वाले, जब आंदोलन शुरू हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन, उसी समय इन्होंने ध्वज को फहराया था, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, कह रहा है कि इंडियन नेशनल आर्मी ने ब्रिटिश शासन से अंडमान और निकोबार द्वीप वापस लिया और उन्हें क्या नाम दिया। जो इंडियन नेशनल आर्मी थी, ठीक है, इंडियन नेशनल आर्मी जो थी वो हमारी जो एक द्वीप है जिसका नाम अंडमान निकोबार है, इस द्वीप को वापस लेकर के उसका कुछ और नाम रखा गया था। वो नाम क्या रखा गया था, जरा आप लोग बताएंगे, आप बताएंगे उसका नाम क्या रखा गया था, जल्दी बताएं आप लोग, कमेंट जरूर करेंगे, ठीक है। तो हम आपको बता दें, नहीं, अच्छा ठीक है बताइए बताइए आप लोग जल्दी कीजिए, अधिक से अधिक लोग कमेंट कीजिए भाई। अच्छा ठीक, तो यहाँ पे है शहीद और स्वराज द्वीप, बी इज द राइट आंसर। उसका नाम जब भारतीय नेशनल आर्मी ने ब्रिटिश शासन से अंडमान निकोबार द्वीप वापस लिया तो उस समय उसका नाम शहीद और स्वराज द्वीप रखा था। इस बात को आप याद रखेंगे, शहीद और स्वराज द्वीप, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 की बात कर लेते हैं। क्या कह रहा क्वेश्चन नंबर 17 में, ध्यान से देखेंगे। कह रहा कि मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे, मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे, जिनके पास संविधान का मसौदा तैयार करने का कार्य था। संविधान का मसौदा तैयार करने का जो कार्य था वो कौन थे भाई। जब भी संविधान की बात आ जाए तो अधिकतर देखा जाए 90% हमेशा बात की जाती है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की, ठीक है। तो यहाँ पे आप लगा देंगे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यानी BR अंबेडकर, ठीक, इस बात को आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात, हाँ एक चीज़ और हम आपको बता देते हैं, इस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद ही आप इस पर ज़्यादातर कोशिश कीजिएगा, लेकिन अधिकतर संविधान की बात आए
तो और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का नाम दिया हो, तो जहाँ तक उम्मीद है 90% वो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ही का ऑप्शन ही सही जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 की क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 18 में बोल रहा है कि आपातकाल के समय किस अनुच्छेद को निलंबित नहीं किया जा सकता? कौन सा अनुच्छेद ऐसा है जो इसमें से उसको निलंबित नहीं किया जा सकता? मान लो कितना भी आपातकालीन क्यों ना आ जाए, लेकिन उस अनुच्छेद को हम निलंबित नहीं कर सकते। ठीक है, तो आपको ये बताना है। तो हम आपको बता दें, अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 को आप इसको निलंबित नहीं कर सकते, चाहे कितना भी आपातकालीन क्यों ना आ जाए। ठीक है, ये क्या है? इनको छोड़ के बाकी सभी मौलिक अधिकार स्वतः निलंबित हो जाते हैं। ये मौलिक अधिकार ये भी हैं, लेकिन इनको छोड़ करके और भी जो है मौलिक अधिकार उनको हम बंद कर सकते हैं, मतलब निलंबित कर सकते हैं। ठीक है, तो इस बात को याद रखेंगे। और क्वेश्चन नंबर 19 की बात कर लेते हैं। भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद शोषण के विरुद्ध अधिकार से संबंधित हैं? आपको ये बताना है कि जो शोषण के विरुद्ध अधिकार संबंधित है। मान लो जैसे लोग शोषण करते हैं लोगों का, मतलब उनका उनसे ज़्यादातर काम करवा के कम पैसे देना। ठीक है, तो शोषण करना ही चीज़ होता है ना। तो इनमें से ऐसा कौन सा संविधान है जिसमें अधिकतर उनका शोषण किया जाता है? तो संविधान बताना है आपका। ठीक है, तो 19 का ए यानी कि 23 और 24 संविधान ऐसा अनुच्छेद, संविधान का अनुच्छेद जो कि शोषण के विरुद्ध अधिकार को सम्मिलित करता है। मतलब कोई किसी का शोषण कर रहा हो तो इस संविधान के तहत आप उसके ऊपर कार्रवाई कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 की क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51A के अंतर्गत आता है? 51A ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा इस बात को याद रखिएगा आप। 51A के अंदर मौलिक कर्तव्य आते हैं, इस बात को याद रखिएगा। ठीक है, मौलिक कर्तव्य, जो हमारे मौलिक कर्तव्य होते हैं वही आते हैं, इस बात को भी आप ध्यान में रखिएगा और इसको जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो 20 का सी इज द राइट आंसर। ठीक, मूल कर्तव्य या मौलिक कर्तव्य आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 की बात कर लेते हैं। क्या कह रहा है? हाँ, क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है, थोड़ा ध्यान देते हैं। कह रहा है भारत में दोनों सदनों, लोकसभा और राज्यसभा, दो सदन है, लोकसभा और क्या, राज्यसभा। आपसे इसमें पूछ रहा है कि दोनों सदनों द्वारा प्रस्तुत और पारित किए गए सभी विधेयक डैश डैश के अनुमोदन के बाद ही लागू हो सकते हैं। क्या चीज भाई? यानी लोकसभा और राज्यसभा जब दोनों सदन के द्वारा प्रस्तुत या पारित किया जाता है कोई भी चीज को, ठीक है, तो उसमें विधेयक जो होते हैं वो किसके अनुमोदन के बाद ही लागू हो सकते हैं। ठीक, आपको ये बताना है। तो जब आप 21 का आंसर देंगे तो राष्ट्रपति, किसके द्वारा? राष्ट्रपति। आपको ये भी बता दें, राष्ट्रपति जो होते हैं वो भारत के प्रथम नागरिक के नाम से भी जानते हैं, मतलब भारत के प्रथम नागरिक भी हैं। राष्ट्रपति की बात बता दूं तो राष्ट्रपति भी भारत के प्रथम नागरिक हैं, और उसके साथ साथ में ये प्रधानमंत्री के या संसद के सभा को भी भंग कर सकते हैं। राष्ट्रपति जो होते हैं संसद के सभा को भी भंग कर सकते हैं, और राष्ट्रपति फांसी की सजा भी माफ करवा सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें और भी चीजें इनके बारे में, लेकिन और भी वीडियो क्वेश्चंस हैं उनको भी हम देखते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, राष्ट्रपति, अब जान लीजिए प्रेसिडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80 के अनुसार भारत में राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या होती है। जो अनुच्छेद 80 के अनुसार आपको बताना, जो भारत की राज्यसभा है उसमें सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है, आपको ये बताना है। ठीक है, तो 22 का बी इज द राइट आंसर, यानी कि 250 कितना हो सकता है? 250 हो सकता है। इस बात को आप ध्यान में जरूर रखेंगे। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या कह रहा है, थोड़ा इसको भी ध्यान में रखते देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में आपसे बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 23 ऊपर आ जा भाई। ठीक, क्वेश्चन नंबर 23 में कह रहा है भारत में केंद्रीय मंत्री पद की शपथ से संबंधित प्रावधान डैश डैश में किए गए हैं। जब भारत के केंद्रीय मंत्री सेंट्रल मिनिस्टर जो होते हैं जब पद की शपथ लेते हैं तो उस समय क्या क्या प्रावधान होनी चाहिए और कौन सी प्रावधान में ये शपथ लेते हैं, इस बात को आपको बताना है।
तो दूसरी अनुसूची है, पांचवी अनुसूची है, तीसरी अनुसूची और पहली अनुसूची है। तो आपको इसमें से बताना है तीसरी अनुसूची, यानी कि सी इज द राइट आंसर। तीसरी अनुसूची जो प्रावधान होगा वो तीसरी अनुसूची में किए गए हैं, तब जाकर के भारत के केंद्रीय मंत्री जो पद के शपथ से संबंधित, मतलब पद का शपथ ले सकते हैं, ठीक है। और ये किस में लिखा गया? तीसरी अनुसूची में लिखा गया। क्वेश्चन नंबर 24 की बात कर लेते हैं। भारत के सर्वोच्च न्यायालय में के न्यायाधीश के लिए आयु सीमा क्या है? भारत की सर्वोच्च यानी कि सुप्रीम कोर्ट जिसको बोलते हैं भाई, उसमें जो जज होते हैं, जज जिनको हम न्यायाधीश बोलते हैं हिंदी में, उनकी आयु सीमा कितनी है, मतलब कितने साल के वहाँ पे उसमें रह सकते हैं? तो 65 वर्ष। अधिकतम कितनी है? 65 वर्ष। पहले 60 था, फिर बढ़ा के 5 मतलब 65 कर दिया गया, ठीक है। इस बात को आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कह रहा है? भारतीय संविधान का कौन सा राज्य पंचायतों से संबंधित है? भारतीय संविधान का कौन सा भाग पंचायतों से संबंधित है? आपको ये बताना संविधान का कौन सा भाग है, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं जो सी है, 9वां भाग, यानी कि संविधान का 9वां भाग जो है वो पंचायतों से संबंधित है। आप इस बात को याद रखेंगे। और ये जो 8वां भाग है ये भी बता दे रहे हैं, संघ राज्य क्षेत्र से संबंधित है। 8वां संघ राज्य क्षेत्र से। और जो यहाँ पे 9वें का ए है, ये नगर पालिका से है। 9वें का ए नगर पालिका से। और 10वां जो अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र से है, ठीक। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया कि पंचायतों से संबंधित पूछा गया, इसका मतलब 9 संविधान का 9वां भाग, ठीक है। इस बात को आप याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 26, भारतीय संविधान के अनुसार पंचायत सदस्य होने के लिए आवश्यक आयु कितनी होती है? पंचायत सदस्य अगर जो होना है तो अधिकतम आवश्यक आयु कितनी होती है? अधिकतम नहीं, आवश्यक आयु कितनी होनी चाहिए आपको पता होना चाहिए, तभी आप जाकर के पंचायती चुनाव लड़ सकते हैं, पंचायती सदस्य का चुनाव लड़ सकते हैं, ठीक है। तो बताएंगे 26 का कौन सा आंसर सही है? बी, यानी कि 21 साल कम से कम होना चाहिए, तब आप पंचायती सदस्य का चुनाव लड़ सकते हैं। ये संविधान के अनुसार होगा, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 27 की बात क्या कह रहा है देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 में कह रहा कि भारत का सर्वोच्च कानून अधिकारी, इसको लॉ ऑफिसर बोलते हैं, कौन होता है? भारत का सर्वोच्च कानून अधिकारी कौन होता है आपको ये बताना है, ठीक है। 27 का कौन सा आंसर सही होगा? तो भारत के अटॉर्नी जनरल होते हैं। भारत के कौन होते हैं? अटॉर्नी जनरल होते हैं, ठीक है। इस बात को आप याद रखेंगे। और इनको अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया भी बोला जाता है। ये इनका उल्लेख जो है, मतलब ये जो सर्वोच्च कानून अधिकारी हैं, इनका उल्लेख जानते हो संविधान के अनुच्छेद 76 में किया गया, 76 में किया गया। और इनकी जो नियुक्ति कौन करता है? तो इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति ने सर्वोच्च कानून अधिकारी की जो नियुक्ति करता है और राष्ट्रपति करता है। राष्ट्रपति के अलावा और कोई नहीं कर सकता, ठीक है। इस बात को आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 की बात करते हैं। सभी ग्रह वामावर्त परिक्रमा करते हैं सिवाय कोई एक ग्रह ऐसा है जो वामावर्त परिक्रमा नहीं करता है। तो आपको इसमें से बताना है कौन सा है जो वामावर्त परिक्रमा नहीं करता है। कह रहा ना सभी ग्रह वामावर्त परिक्रमा करते हैं, यानी कि बृहस्पति, बुध, शुक्र और पृथ्वी में से कोई एक ऐसा है जो वामावर्त परिक्रमा नहीं करता है, ठीक है। आपको ये बताना है। तो इसमें से एक है, कौन सा है जरा आप बताएंगे? जो भी है आप उसको बताएंगे ध्यान से, कोई दिक्कत नहीं। तो आप बताएं 28 का। इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे। 28 का, इसको मैं नहीं बताने वाला हूँ। इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 में क्या कह रहा है इसको देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, ठीक है। कह रहा कि क्वार्टजाइट किस प्रकार का एक सेल होता है? क्वार्टजाइट किस प्रकार का क्या होता है? एक सेल होता है। इस बात को आपको बताना है। 29 का आंसर। तो ये रूपांतरित होता है। कैसा होता है? रूपांतरित प्रकार का सेल होता है, ठीक है। क्वार्टजाइट रूपांतरित प्रकार का क्या होता है? सेल होता है। सेल मतलब जानते हैं पत्थर, चट्टान जिसको बोलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहा है? वायुमंडल में तड़ित लाइटिंग जिसको बोलते हैं, यानी कि जो गड़गड़ाहट की आवाज होती है वायुमंडल में, किस गैस के स्थिरीकरण से होता है? मतलब ऐसा कौन सा गैस है जिसके बाद जो बादल होते हैं ना, बारिश होने वाली होती है, बादल छाए रहते हैं, तो उस समय
कौन से गैस के कारण बिजली कड़कने की आवाज आती है, उसी को लाइटिंग बोलते हैं या तड़ित बोलते हैं। ठीक है, तो उसमें कौन सा गैस होता है, उसका आंसर आप बताएं। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है जो कि आपके साइंस से है, यानी जीएस से क्वेश्चन है। इसका आंसर आप जरूर जानते होंगे, उम्मीद करते हैं आप जरूर बताएंगे। तो यहाँ पे हम बता देते हैं, नाइट्रोजन है। ठीक है, नाइट्रोजन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। कह दुनिया की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन सी है, जो ताजा पानी देता है और फ्रेश वाटर। ठीक है, दुनिया की सबसे बड़ी जो झील है वो कौन सी है, जो ताजा पानी देता है। तो हम आपको बता दें यहाँ पे, वो है सुपीरियर झील। कौन सा झील है, सुपीरियर झील है, जिसमें हमें ताजे पानी मिलते हैं और उसको ताजे पानी के झील के नाम से भी जाना जाता है, फ्रेश वाटर ऑफ लेक ऑफ फ्रेश वाटर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32 की बात कर लेते हैं। 32 में क्या कह रहा है, 32 में कह रहा पटाखा किस देश की मुद्रा है। आपको ये बताना है जो पटाखा है वो किस देश की मुद्रा है। भाई वो पटाखा मत कहिएगा जो आप लोग फोड़ते हैं ना, ये पटाखा की बात कर रहा है। ठीक है, पटाखा किस देश की मुद्रा है, तो ये मकाऊ की मुद्रा है। कहाँ की है, मकाऊ की मुद्रा है पटाखा। ठीक है, और हम आपको बता दें जो पनामा है वो कहाँ की है, यूएस डॉलर है। पनामा यूएस डॉलर होता है। और जो आपका लाओस दिया गया है, तीसरा जो लाओस दिया गया है वो कीप का है, और मैक्सिको का पीसो है। मैक्सिको का क्या है, पीसो। इस बात को आप याद रखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33 की बात करें, रेशम उत्पादन की उत्पत्ति कहाँ हुई है। रेशम उत्पादन की उत्पत्ति कहाँ हुई है, तो ये आपको बताना नहीं। रेशम उत्पादन सबसे पहले कहाँ पे हुआ था, इसके बारे में आपको बताना है। ठीक है, तो ये चीन से हुआ था। कहाँ से हुआ था, चीन से हुआ था। और एक चीज और हम आपको बता दें कि रेशम की शुरुआत जो हुई थी ना, उत्पत्ति, रेशम की उत्पत्ति की शुरुआत हुई थी, वो एक लेडी थी जिसका नाम सी लिंग सी था। सी लिंग सी ने किया था, और ये विश्व का सबसे बड़ा उत्पादक राष्ट्र भी बना था, रेशम उत्पादक राष्ट्र भी बना था। ठीक है, इसीलिए रेशम उत्पादक की उत्पत्ति कहाँ से हुई थी, चीन से हुई थी। इस बात को भी आप याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर अगला है, क्वेश्चन नंबर 34 है, काठियावाड़ प्रायद्वीप डैश डैश का भौगोलिक और सांस्कृतिक विस्तार है। आपको बताना है जो काठियावाड़ प्रायद्वीप है इसका भौगोलिक किसका भौगोलिक और सांस्कृतिक विस्तार है, आपको ये बताना है, काठियावाड़ प्रायद्वीप। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये आप काठियावाड़ की बात कर लेते हैं तो देख लो इसमें से कुछ चीजें झलक रही हैं। जिसमें क्या झलक रहा है, काठियावाड़ में राजस्थानी भाषा झलक रही है। तो यहाँ से आप पता लगा सकते हैं राजस्थान। ठीक है, बहुत ही बेहद खूबसूरत क्वेश्चन, बहुत ही आसान है, इसको आप कर सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 क्या कह रहा है, जरा उसको भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, भूटान, चीन और म्यांमार की सीमा किस राज्य से जुड़ी हुई है। यानी आपको बताना है कि भूटान, चीन और म्यांमार जो है, ये जो तीन देश हैं, ये तीनों देश किस राज्य की सीमा से जुड़े हुए हैं, आपको ये बताना है। तो 35 का आंसर आप, बहुत आसान है, इसको तो आप बता सकते हैं, इसमें मैं नहीं बताने वाला हूँ भाई। इसको आप, इसका आंसर आप खुद दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। बहुत आसान है, आपको बताना है, पता कीजिएगा भूटान, चीन और म्यांमार कहाँ पे स्थित है मैप में, इंडिया के मैप में कहाँ पे स्थित है। तो उसी के किसी एक राज्य से, त्रिपुरा एक है, एक असम है, एक अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर, इसमें से किसी एक में है। इसका आंसर आप जरूर देंगे। ठीक है, इसको हम नहीं बताने वाले हैं, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 36 की बात कर लेते हैं, गारो, खासी और जैंतिया पहाड़ियां भारत के किस भौतिक विभाजन का हिस्सा हैं। गारो, खासी और जैंतिया पहाड़ियां भारत के किस भौतिक विभाजन का हिस्सा हैं, ये आपको बताना है। तो ये प्रायद्वीपीय, सॉरी प्रायद्वीप नहीं है, प्रायद्वीपीय पठार, यानी कि जो डी ऑप्शन है वो आपका सही है, प्रायद्वीपीय पठार का एक हिस्सा है। कौन कौन से, गारो, खासी और जैंतिया। गारो, खासी और जैंतिया पहाड़ी कौन सी, प्रायद्वीपीय पठार की पहाड़ियों का विभाजन का हिस्सा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 37 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है, ग्रेट इंडियन डेजर्ट, ग्रेट इंडियन डेजर्ट भारत के किस भाग में स्थित है, आपको ये बताना है। 37 आपको बताना है, जो ग्रेट इंडियन डेजर्ट है, यानी सबसे बड़ा भारतीय रेगिस्तान जो है, इसको हिंदी में बोलते हैं सबसे बड़ा भारतीय रेगिस्तान, भारत के किस भाग में स्थित है, आपको ये बताना है। आपको बताना, देखो ऑप्शन जो दिया है, उत्तरी हिस्सा, दक्षिणी हिस्सा, उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी या फिर पश्चिमी हिस्सा, इसमें से किसी एक पर है। तो आप जरा बताएंगे ये किस में स्थित है, किस राज्य में, भारत के किस भाग में स्थित है।
37 का आंसर आप जरूर देंगे। तो ये पश्चिमी हिस्से में सबसे ज़्यादा स्थित है। अब अगर जो आप मैप देखेंगे तो मैप में आपको पता चल जाएगा कि पश्चिम क्या होता है। जैसे मैप है तो मैप के ये ऐसे पार्ट कर लो, जो राइट साइड में होता है वो होता है ईस्ट, ऊपर है नाक तो नोज यानी कि नॉर्थ बना लो, बाकी ईस्ट का अपोजिट वेस्ट और नॉर्थ का साउथ। तो यहाँ पे आपको पश्चिमी हिस्से में सबसे ज़्यादा डिजर्ट यानी कि रेगिस्तान देखने को मिलेंगे। और आप जानते हैं कि सबसे ज़्यादा राजस्थान में रेगिस्तान भी है ना। और ये और राजस्थान किस हिस्से पे है? पश्चिमी हिस्से में है, ठीक है। इसलिए आपका इसका आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 38, निम्न में से किस नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है? इनमें से कोई एक नदी है, ठीक है, जो दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है। अब जरा बताएंगे 38 का आंसर आप लोग बताएं, ठीक। तो इसमें से ऑप्शन होगा गोदावरी। कौन सा होगा? गोदावरी, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 39 की बात कर लेते हैं। सुंदरबन का डेल्टा निम्नलिखित में से किस नदियों द्वारा निर्मित है? सुंदरबन का जो डेल्टा बना है वो किन नदियों के द्वारा बना है, आपको ये बताना है। तो इसमें आप देख सकते हैं गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी जहां पे होगा वही होगा भाई, गंगा और ब्रह्मपुत्र। सुंदरबन का डेल्टा गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के द्वारा बना है, यानी 39 का बी इज द राइट आंसर, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बताना है। तो इसमें आप देख सकते हैं गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी जहां पे होगा वही होगा भाई, गंगा और ब्रह्मपुत्र। सुंदरबन का डेल्टा गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के द्वारा बना है, यानी 39 का बी इज द राइट आंसर, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 में क्या कह रहा? निम्न में से कौन सा कारक भारत की जलवायु का निर्धारण नहीं करता? इसमें से कोई है, जैसे देश का सतह क्षेत्र, इसको तल क्षेत्रफल बोलते हैं, या ऊंचाई या अक्षांश, या फिर भूमि का जल का वितरण। अब इनमें से कोई एक है जो कह रहा है कि जलवायु के का निर्धारण नहीं करता, भारत की जलवायु का निर्धारण नहीं करता, ये नहीं बता सकता कि भारत की जलवायु क्या होगी क्या नहीं होगी, ठीक है। तो आप इसमें से बताएं 40 का कौन सा आंसर सही है। तो 40 का ए, देश का सतह क्षेत्र या तल क्षेत्रफल कभी नहीं बता सकता कि भारत की जलवायु क्या है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 41 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 में क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 41 में कह रहा कि मीठी क्रांति से स्वीट रेवोल्यूशन बोलते हैं। जिस प्रकार से हम लोग का ग्रीन रेवोल्यूशन है, व्हाइट रेवोल्यूशन है, यानी कि हरित क्रांति है, श्वेत क्रांति है, उसी तरह से मीठी क्रांति, इसको स्वीट रेवोल्यूशन बोलते हैं। इनमें से किसके उत्पादन से संबंधित है? आप जरा ये बताएंगे किसके उत्पादन से? तो ये है शहद। स्वीट रेवोल्यूशन जो है वो शहद से संबंधित है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42 क्या कह रहा है, इसको ध्यान से देखते हैं। कह रहा है कि जादूगोड़ा की खान किसके लिए प्रसिद्ध है? डैश डैश दिया, मतलब किसके लिए? जादूगोड़ा की जो खान है वो किसके लिए प्रसिद्ध है, आपको ये बताना है। तो मैं बता दूं, यूरेनियम। ये देखो साइंस का क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यूरेनियम एक रेडियो एक्टिव तत्व है ना। इससे निकलने वाली विकिरण बहुत ही हानिकारक होती है। यूरेनियम के माध्यम से एटम बम और क्या कहते हैं कि हाइड्रोजन बम का भी निर्माण होता है, ठीक है, जो कि नाभिकीय संलयन और नाभिकीय विखंडन से बनता है, ठीक। तो यूरेनियम जो है ये जादूगोड़ा की खान से यूरेनियम निकलता है सबसे ज़्यादा, इसलिए वहाँ के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 43 की बात कर लेते हैं। 43 नंबर क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 43 में कह रहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा राष्ट्र की समर्पित ढोला सदिया पुल किस नदी पर बनाया गया? अभी देखिए जल्दी की बात की गई है, यानी कि आपका ये सीए से क्वेश्चन है, जिसे हम लोग करंट अफेयर बोलते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आंसर आप जरूर देंगे कमेंट बॉक्स में। और जहां तक मैं जानता हूं कि ये क्वेश्चन के बारे में आप लोग पढ़े होंगे, और नहीं पढ़े हैं तो इसका आंसर मैं ही दे देता हूं भाई। क्या करना है? तो यहाँ पे लोहित नदी पर बना हुआ, किस पे बना हुआ है? लोहित नदी पर बना है। और इसके साथ साथ में मैं आपको एक चीज और भी बता देता हूँ। इस नदी, ये जो सेतु बनी हुई है, जो पुल बनी हुई है, इसको जो नरेंद्र मोदी द्वारा ही इसका उद्घाटन किया गया था। और इसका उद्घाटन 26 मई 2017 को किया गया था। कब किया गया था? 26 मई 2017 को किया गया था। और इस जो ये जो सेतु बनी है, पुल बना हुआ है, ये 9.15 किलोमीटर 9.15 किलोमीटर की दूरी में बना हुआ है। इस बात को भी आप याद रखिएगा, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आने के चांसेस हैं। अब क्वेश्चन बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 44 की। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 44? कह रहा है कि भाषाओं की 2011 की जनगणना के अनुसार
भारत में दूसरी सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? पहली बोली जाने वाली भाषा क्या थी भाई? हिंदी थी। सबसे ज्यादा पहली बोली जाने वाली भाषा हिंदी थी। लेकिन यहाँ पे देखो थोड़ा सा घुमा दिया क्वेश्चन को, दूसरी सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा क्या पूछ लिया, ठीक है। तो आप जरा इसको बताएंगे आंसर। तो बंगाली थी। कौन सी है? बंगाली। बंगाली भाषा सबसे ज्यादा बोली गई दूसरे नंबर पे, पहले नंबर पे हिंदी, दूसरे पर बंगाली। इस बात को आप याद रखेंगे। और एक चीज और मैं आपको बता दूं, 2001 की जनगणना के अनुसार 41.03% लोगों ने हिंदी को मातृभाषा बताया था, जबकि 2011 में इसकी संख्या बढ़कर 43.63% हो गई थी, ठीक। लेकिन उसके साथ साथ में तीसरे स्थान पर क्रम से बंगाली और मराठी थे। और जब संविधान 2022 सूचीबद्ध भाषाओं में संस्कृत सबसे कम बोली जाने वाली भाषा हुई, यानी कि सबसे कम बोली जाने वाली भाषा क्या थी? संस्कृत थी। और आप देख रहे हैं कि इस समय संस्कृत भाषा का ज्ञान लगभग बहुत कम ही लोगों को है। अधिक से अधिक लोग इंग्लिश और हिंदी पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। तो इंग्लिश के साथ साथ मेरा जो सजेशन है, संस्कृत भी आपको आना चाहिए, क्योंकि जो लैंग्वेज होती है, भाषा, वो हमारे लिए एक, कहते हैं ना, जेल की कुंजी का काम करती है। एक बात याद रखिएगा, जेल की कुंजी मतलब जेल में अगर जो आप हैं तो उसकी चाबी जो होगी उस लॉकर की, उसका काम ये करती है। इस बात को भी आप याद रखेंगे, ठीक है। ठीक है, पेज भाई थोड़ा इधर उधर हो जा रहा है, ठीक है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 45 की बात कर लेते हैं। 45 नंबर क्या कह रहा है? कह रहा 2011 की जनगणना के अनुसार डैश भारत का सबसे अधिक आबादी वाला राज्य कौन सा था भाई? चलो बता दो। 2011 की जनगणना, जो कि आप सभी लोग जानते हैं, हम उत्तर प्रदेश के रहने वाले वासी सब अच्छे से जानते हैं क्या होता है। क्या है इसका आंसर? 45 का आंसर भाई आप ही लोग बताएंगे, मैं तो नहीं बताने वाला हूँ। इतना तो आप आसान आंसर आप लोग दे ही सकते हैं, ठीक है। 2011 की जब जनगणना हुई थी तो उस समय भारत की सबसे अधिक आबादी वाला राज्य पूछा है। राज्य 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 याद रखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 46 की बात कर लेते हैं। 45 का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे, ये आपका खुद का है, कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर देंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 46 की बात करें, उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में स्थित और पंचायतन शैली के स्थापत्य देवगढ़ मंदिर डैश डैश किस प्रकार के मंदिरों का एक उदाहरण है? आपको ये बताना है, जो कि उत्तर प्रदेश का एक जिला है जिसका नाम ललितपुर है। उत्तर प्रदेश का एक जिला है जिसका नाम क्या है? ललितपुर है। उस ललितपुर में पंचायतन शैली में स्थापत्य एक देवगढ़ मंदिर है। वो देवगढ़ मंदिर किस मंदिरों के लिए एक उदाहरण, किस मंदिरों का उदाहरण है? क्योंकि और भी जो मंदिर बने हैं वो उसी से रिलेटेड है, वैसे ही है। तो 46 का आंसर आप जल्दी बताएंगे क्या होगा कमेंट बॉक्स में, ठीक है। तो उत्तर गुप्त काल का एक उदाहरण है, उत्तर गुप्त काल का है। मैं इसके बारे में थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि ये जो मंदिर है वो देवगढ़ मंदिर, ये उत्तर गुप्तकालीन मंदिरों का उदाहरण है, ठीक है। हम आपको बता दें उत्तर गुप्तकालीन मंदिरों का क्या है? उदाहरण है। क्यों? क्योंकि वास्तुकला की पंचायतन शैली के मुख्य मंदिर चारों कोनों पर 4 छोटे छोटे सहायक मंदिरों के साथ आयताकार पठार पर बनाया जाता है। मतलब चारों ओर से क्या होते हैं? आयताकार पठार, मतलब वहाँ पे छोटे छोटे मंदिर बनाए जाते हैं जो आयताकार रूप ले लेते हैं, ठीक है। जिसमें 5 तीर्थ स्थल बनते हैं। अब 4 साइड साइड से अगर जो हो जा रहे हैं, 4 अगर जो साइड साइड से हो रहा है और बीच में एक आ रहा है, तो टोटल कितने तीर्थ स्थल हो जा रहे हैं? 5 तीर्थ स्थल हो जा रहे हैं, ठीक है। तो इस बात को आप याद रखेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 47 की बात कर लेते हैं। 47 में क्या कह रहा है भाई? क्वेश्चन नंबर 47 में कह रहा है कि उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम, जिसको यूपीएफसी बोला जाता है, यूपीएफसी यानी कि उत्तर प्रदेश, एफ मतलब फाइनेंशियल, सी मतलब कारपोरेशन, ठीक है। ये बोला जाता है निम्नलिखित में से किसके विकास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो आपको ये बताना है। तो उत्तर प्रदेश का जो कि यूपीसीएफ जो है वो किसके विकास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है? क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर आप बताएंगे। तो इस समय हम लोग देखो, एक लोन हम लोग को मिलता है, ऋण मिलता है बैंक की तरफ से, जो कि कहता है कि अगर जो आप कोई बिजनेस करते हैं, कोई उद्योग खोलते हैं, तो आपको बैंक के द्वारा लोन मिलेगा। तो उद्योग के लिए यहाँ पे मिलता है यूपीसीएफ के माध्यम से जो हमें लोन मिलता है या मुद्रा मिलती है, जो भी वित्तीय सहायता मिलती है, वो उद्योग के लिए मिलती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 48 की बात कर रहा है। सूफी कवि अमीर खुसरो का जन्म उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुआ था? चलो बताओ, सूफी कवि एक थे
जो कि उनका नाम अमीर खुसरो था और इनका जन्म उत्तर प्रदेश के किसी एक जिले में हुआ था। इसमें से कौन सा जिला है भाई, इसका आंसर बताएंगे 48 का आप लोग जल्दी बताएंगे। एटा जिला का नाम सुने, एटा जिला के ये हैं, ठीक है। ये सूफी कवि थे, ये अमीर खुसरो इनका नाम था और इनका जन्म उत्तर प्रदेश के एटा जिले में हुआ था, ठीक। इस बात को आप याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 49 की बात कर लेते हैं। क्या कह रहा, क्वेश्चन नंबर 49 में कह रहा है उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 के अनुसार राज्य सरकार प्रत्येक जिले में कितने कलेक्टर नियुक्त करेगी। इसमें सहायक व अतिरिक्त कलेक्टर शामिल नहीं है, मतलब केवल आपको बताना कि राज्य सरकार प्रत्येक जिले में कितने कलेक्टर को नियुक्त करने वाली है और वो भी उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 के अनुसार, ठीक है। तो आपको 49 का आंसर आपको बताएंगे। तो इसमें से एक, ठीक है, यानी कि एक जिले में केवल एक ही कलेक्टर नियुक्त किए जाएंगे, ठीक। क्वेश्चन नंबर 50 क्या कह रहा कि ताज एक्सप्रेसवे किन शहरों को जोड़ता है, जरा बताएं। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर भी आप कमेंट बॉक्स में देंगे, ताज एक्सप्रेसवे, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 51 का भी नीति आयोग का मुख्य कार्य क्या है, ये भी आप इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे, ठीक है। इसका ऑप्शन भी आप जरा देख लीजिए, यहाँ पे आपका ऑप्शन भी है। अब इस ऑप्शन में से नीति क्वेश्चन नंबर 50 और क्वेश्चन नंबर 51 का आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे। और अगर जो वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ, सेकंड पार्ट प्रैक्टिस सेट 4 के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद।